चलिए बिना किसी देरी के आज के इस चर्चा में गोता लगाते हैं। सोचिए, आज से करीब 2500 साल पहले, जब न कोई इंटरनेट था, न फोन और न ही आज जैसे सटीक नक्शे, उस दौर में एक इंसान ने सच में दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम उस महान विजेता के सफर को करीब से देखेंगे, जिसके नाम का मतलब ही आज शक्ति और अजय विजय बन चुका है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 32। जी हाँ, सिर्फ 32 साल। सच कहूं तो ये सोचकर ही हैरानी होती है, जिस उम्र में आजकल हम अपने करियर या जिंदगी का असल मकसद ही खोज रहे होते हैं, उस उम्र तक तो इस शख्स ने ग्रीस से लेकर मिस्र, फारस और हमारे भारत तक उस समय की लगभग पूरी ज्ञात दुनिया को ही जीत लिया था। इतनी कम उम्र में इतना विशाल साम्राज्य खड़ा करना और फिर अचानक सब कुछ छोड़कर चले जाना, ये वाकई इतिहास की सबसे हैरान करने वाली कहानियों में से एक है। तो आज के हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे उनके शुरुआती जीवन से, फिर देखेंगे सत्ता का वो खूनी संघर्ष, फारस पर उनकी ऐतिहासिक विजय, भारत का वो मशहूर अभियान, और आखिर में बात करेंगे उनकी उस रहस्यमयी मौत की। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। अब जरा देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। 356 ईसा पूर्व में प्राचीन मैसेडोनिया में राजा फिलिप द्वितीय और रानी ओलंपियास के घर इनका जन्म हुआ। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इनकी महानता कोई तुक्का या संयोग नहीं थी, बल्कि इसे बहुत ही बारीकी से इंजीनियर किया गया था। इनके लिए एलीट प्राइवेट ट्यूटर्स की पूरी एक फौज तैनात थी। जरा सोचिए, लियोनिडास जैसे सख्त गुरु ने युद्ध कौशल सिखाया, लाइसेमैक्स ने कला का ज्ञान दिया, और जब ये 13 साल के हुए तो इतिहास के सबसे महान दार्शनिक अरस्तु ने खुद इन्हें दर्शन शास्त्र और तर्क का पाठ पढ़ाया। बिल्कुल एक परफेक्ट ट्रेनिंग। और इसी ट्रेनिंग के दौरान एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। जब ये केवल 10 साल के थे, तब दरबार में एक बेहद जंगली और खूंखार घोड़ा लाया गया, बुसेफिलिस। कोई भी उसे काबू नहीं कर पा रहा था, लेकिन इस 10 साल के बच्चे ने बड़ी ही आसानी से उस पर काबू पा लिया और सवारी करने लगा। ये अदम्य साहस देखकर उनके पिता इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने वहीं कह दिया, मेरे बेटे, अपने योग्य कोई बड़ा राज्य तलाश करो, ये मैसेडोनिया तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। और बस समझ लीजिए, यहीं से उस असीमित महत्वाकांक्षा के बीज बो दिए गए थे। अब कहानी थोड़ी और तेज होती है। हमारा दूसरा पड़ाव, सत्ता का संघर्ष और राज्याभिषेक। जैसे जैसे वो किशोरावस्था के अंतिम सालों में पहुंचे, माहौल काफी खतरनाक और राजनीतिक उथल-पुथल से भर गया। परिवार में एक बहुत बड़ी दरार तब आ गई जब उनके पिता राजा फिलिप ने एक शुद्ध मैसेडोनियन महिला से शादी कर ली। इसका सीधा सा मतलब था कि नया बच्चा सिंहासन का असली हकदार बन सकता था। एक जश्न के दौरान जब नए उत्तराधिकारी की बात उठी, तो इस युवा राजकुमार का गुस्सा फूट पड़ा और उसने अपना प्याला फेंककर भरे दरबार में पूछा, तो फिर मैं क्या हूं, एक नाजायज औलाद। सच में उत्तराधिकार का ताज लगभग छिन ही चुका था। लेकिन फिर अचानक एक समारोह में राजा फिलिप की हत्या हो गई, और सिर्फ 20 साल की उम्र में जब सत्ता हाथ में आई, तो जो कदम उठाए गए वो सच में रूह कंपा देने वाले थे। अपनी गद्दी पक्की करने के लिए उन्होंने अपनी सौतेली माँ और उसके नवजात शिशु तक को नहीं बख्शा। हर एक राजनीतिक विरोधी को जड़ से खत्म कर दिया गया, और जब थीब्स शहर ने बगावत करने की जरूरत की, तो पूरे शहर को ही तबाह कर दिया गया। करीब 3000 नागरिकों का नरसंहार हुआ। ये दुनिया के लिए एक बहुत साफ और खौफनाक संदेश था कि नया राजा किसी पर कोई लहम नहीं खाने वाला। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अपने घर में पूरी तरह से पकड़ मजबूत करने के बाद अब नजरें दुनिया पर थीं। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, फारसी साम्राज्य पर विजय। साल 334 ईसा पूर्व एशिया पर एक बहुत ही भयंकर और ताबड़तोड़ आक्रमण शुरू हुआ। फारसी साम्राज्य में कदम रखते ही पहली बड़ी टक्कर हुई ग्रैनिकस नदी पर, जहां सामने थे मशहूर फारसी जनरल मेमनॉन। और यहीं पर दुनिया ने उनकी उस मिलिट्री जीनियस को देखा जिसे वेज असॉल्ट कहते हैं। ये एक ऐसी रणनीति थी जिसमें सेना नदी पार करके सीधा दुश्मन के सेंटर पर एक भाले की नोक की तरह प्रहार करती थी। ये एकदम सीधा, अचूक और बेहद खासकवार था। और अगर आप इन आंकड़ों को देखें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि उनकी ये रणनीति कितनी विनाशकारी थी। सोचिए,
एक तरफ विशाल पारसी सेना के 4000 सैनिक मारे गए और दूसरी तरफ ग्रीक सेना के नुकसान का आंकड़ा सिर्फ 50 के आसपास था। ये अपने आप में एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक शानदार रणनीति और फॉर्मेशन एक बहुत बड़ी फौज को भी घुटनों पर ला सकती है। अब दक्षिण की तरफ आगे बढ़ते हुए गौडियम शहर में एक बड़ा ही मशहूर किस्सा हुआ। वहां सालों से एक बहुत ही उलझी हुई रस्सी की गांठ थी जिसे गौडियन नॉट कहते थे। ऐसी किंवदंती थी कि जो भी इस गांठ को खोलेगा वो पूरे एशिया का राजा बनेगा। अब हमारे इस राजा ने क्या किया? गांठ खोलने में वक्त बर्बाद करने के बजाय अपनी तलवार निकाली और एक ही झटके में उसे काट डाला। है ना कमाल की बात? ये घटना उनके उस बेताब, तुरंत फैसला लेने वाले और लेजेंडरी स्वभाव को बिल्कुल सटीक तरीके से दिखाती है। लेकिन भाई, असली और सबसे बड़ी टक्कर तो अभी बाकी थी। गौगामेला का युद्ध। ये बिल्कुल एक डेविड बनाम गोलियात वाली स्थिति थी। एक तरफ 47,000 की अनुशासित सेना और दूसरी तरफ राजा डेरियस तृतीय की वो विशाल फौज, जिसमें कहा जाता है कि रथों और हाथियों के साथ करीब 10 लाख सैनिक थे। पर फिर से रणनीति भारी पड़ी। सेना ने सीधा डेरियस के रथों को ही निशाना बना लिया। हमला इतना तेज और खौफनाक था कि खुद राजा डेरियस को अपनी जान बचाकर मैदान से भागना पड़ गया। इस पूरे अभियान का एक और ऐसा पड़ाव है जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है: टायर शहर की घेराबंदी। ये शहर समुद्र के बीच बसा था और इसने घुटने टेकने से साफ मना कर दिया। अब इस राजा की अधीरता देखिए। उसने समुद्र के बीच ही पत्थरों और मिट्टी का एक पूरा का पूरा रास्ता बनवा डाला। मतलब सच में भूगोल ही बदल कर रख दिया। 7 महीने लगे पर दीवारें टूट गईं और उसके बाद जो गुस्सा फूटा उसमें करीब 8,000 लोगों का बहुत ही बेरहमी से कत्लेआम किया गया। अब हम कहानी के एक बहुत ही अहम मोड़ पर आते हैं। भाग 4, ऐतिहासिक भारतीय अभियान। अब ये सेना पूरी तरह से थक चुकी थी, लेकिन फिर भी पूर्व की ओर बिल्कुल अनजान रास्तों पर आगे बढ़ रही थी। मिस्र, बेबीलोन और फारस को जीतने के बाद अब उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में कदम रखा और पंजाब में उनका सामना हुआ राजा पोरस से, जिसे हम हाइडेस्पीस के युद्ध के नाम से जानते हैं। ये अब तक का सबसे भयंकर और खूनी संघर्ष था। हालांकि इस लड़ाई में ग्रीक सेना जीत गई और राजा पोरस बंदी बना लिए गए, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। राजा पोरस की बहादुरी और स्वाभिमान से वो इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने पोरस को उसी के राज्य में अपना सहशासक बना लिया। सम्मान का ऐसा उदाहरण शायद ही उनके किसी और दुश्मन को कभी मिला हो। पर तभी एक अजीब सी चीज हुई। इतिहास की सबसे महान सेना अचानक रुक क्यों गई? इसका जवाब किसी हार या दुश्मन की ताकत में नहीं छुपा है, बल्कि उन सैनिकों की थकान में है। जरा सोचिए, जो सैनिक सालों साल से बस लड़ते ही आ रहे थे, वो अब टूट चुके थे। उन्हें बस अब अपने घर, अपने परिवार के पास वापस जाना था। उन्होंने आगे बढ़ने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। ये एक तरह की बगावत थी और आखिर में भारी मन से वापसी का आदेश देना ही पड़ा। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 5, वापसी और रहस्यमयी मौत। अब ये टूटी हुई और बुरी तरह थकी हुई सेना बेबीलोन की तरफ अपनी वापसी की लंबी यात्रा पर निकल पड़ी। हालांकि रास्ते में भी उनकी वही पुरानी आदत बरकरार रही, छोटे छोटे गांवों को बेहद हिंसक तरीके से लूटना और जीतना। लेकिन बेबीलोन लौटकर चीजें काफी बदल गईं। उन्होंने खुद फारसी कपड़े और रीति रिवाज अपना लिए। जो जनरल भ्रष्ट लगे उन्हें मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक कि ग्रीक जनरलों और फारसी महिलाओं की विशाल सामूहिक शादियां करवाई गईं। लेकिन लगातार शराब और रोज रोज की पार्टियों की लट ने उनके सबसे पुराने और करीबी साथियों को ही उनसे दूर करना शुरू कर दिया था। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प और दुखद बात है वो ये है कि इतने बड़े साम्राज्य का पतन किसी जंग के मैदान में नहीं, बल्कि एक बिस्तर पर हुआ। 1 जून 323 ईसा पूर्व को भारी शराब पीने के बाद उन्हें अचानक बहुत तेज बुखार आ गया। अगले 12 दिनों तक दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान का शरीर धीरे धीरे जवाब देता गया। कोई भी दवा, कोई भी इलाज काम नहीं आया और सिर्फ 32 साल की उम्र में उनकी उस अचानक और दर्दनाक मौत ने पूरे के पूरे साम्राज्य को एक गहरे सदमे में डाल दिया। और आखिर में हम एक ऐसे सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं जिसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। क्या वो सच में बस एक कोई जानलेवा बीमारी थी, या फिर इतिहास के उस सबसे महान विजेता को उसके ही किसी अपने ने चुपके से जहर दे दिया था? सोच कर देखिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस महान राजा का असली मकबरा आज तक किसी को नहीं मिला। वो हमेशा के लिए खो गया।
क्या हम कभी इस रहस्य से पर्दा उठा पाएंगे? प्राचीन इतिहास की ये वो पहेली है जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। खैर, आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।